हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है थर्ड चैप्टर के रिगार्डिंग उसको हम कवर करते हैं। दैट इज द ह्यूमन राइट कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वीमेन राइट्स और चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सोशल इवल्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे चाइल्ड अब्यूज क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है, फीमेल फर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन। अब इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले किस कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज द ह्यूमन राइट कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ह्यूमन राइट कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। तो कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। तो कंसेप्ट क्या है, ये मैंने पिछले जो हमारा जेंडर लॉज का चैप्टर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, और फ्रीडम्स होती है जो हर एक पर्सन को दी जाती हैं रिगार्डलेस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, जेंडर और एनी अदर स्टेटस। बिना किसी का ये स्टेटस देखे, बिना उसकी नेशनैलिटी देखे हर एक इंडिविजुअल को जो राइट्स दिए जाते हैं दे आर नोन एज द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनकी दो कैटेगरी होती है जिसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनकी कैटेगरीज कौन सी होती है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की होती है। जैसे क्या होता है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेयर ट्रायल, तो ये इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल राइट्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं, हमारे सिविल राइट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें क्या आता है, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, वर्क, कलेक्टिव राइट्स जो होते हैं ये किसमें आते हैं, पीपल एंड माइनॉरिटी। इन्हीं राइट को किसमें डाला गया था, एक डॉक्यूमेंट के अंदर डाला गया था और उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये वाला जो हमारी स्टेटमेंट है ना, ठीक है, कि ये जितने भी राइट है, ठीक है, मैंने क्या बोला, इनकी कैटेगरी कितनी है, दो है। कौन सी कैटेगरी थी, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। अब ये सारे राइट जो है एक डॉक्यूमेंट के अंदर डाले गए हैं इंटरनेशनली, और उसी को क्या बोला था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बोला था। जैसे आर्टिकल 1 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ये आर्टिकल 1 क्या बोलता है, ठीक है, फटाफट से देखते हैं। आर्टिकल 1 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, ये क्या बोलता है, 1948 में ये क्या बोलता है कि ऑल द जितने भी ह्यूमन बींग्स है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये क्या बोलते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या होते हैं, ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या है, वो इन सारी चीज़ों से फ्री है। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन सभी चीज़ों से फ्री होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनकी जो डिग्निटी और राइट्स है ये सभी क्या है, इक्वल है। अगर हम सिंपल टर्म्स की बात करें तो राइट्स जो एक इंडिविजुअल को एंटाइटल करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, उसी को हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, कि ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, क्या ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है, यस है। ठीक है, क्या उसमें नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन को चेक किया जाता है, नो, ये सभी के लिए दिए जाते हैं। देन उसका नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है, दैट इज अबाउट द एवोल्यूशन। किसका आता है, एवोल्यूशन का। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, द प्रिसाइज मूवमेंट विद द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एमर्ज्ड इज हार्ड टू पॉइंट पिन पॉइंट। ठीक है, इसकी एमरजेंसी को अगर आप देखना चाहो तो बहुत मुश्किल है इसको देखना। बड़े सारे कल्चर्स और ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो है वो इसमें क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। जैसे फिलोसफर्स की अगर हम बात करें तो फिलोसफर जैसे कौन होते हैं, जॉन लॉक आते हैं। ठीक है, जहाँ फिर हम लोग बोलते हैं थॉमस हॉब्स हैं। ठीक है, थॉमस हॉब्स हो गए। देन उसी के साथ साथ अगर हम बोले ये है हुगो ग्रोटियस है, तो ये जो फिलोसफर है ये क्या करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। बोलता है अर्ली मॉडर्न यूरोप में जो आइडिया था ह्यूमन राइट्स में, उसको क्या बोला जाता है कि किसकी फॉर्म में आया, वो नेचुरल राइट्स की फॉर्म में ये क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में ओरिजिनेट हुए हैं, नेचुरल राइट्स की फॉर्म में। देन उसके बाद बोलता है ये डिक्लेयर किए जाते हैं एज ए नेचुरल इन द सेंस दे वर फंडामेंटल। क्यों बोला जाता है इनको नेचुरल, क्योंकि ये फंडामेंटल रहते हैं। ठीक है, कोर बनाते हैं ह्यूमन नेचर का। कुछ हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रही हैं वो देख लेते हैं इसमें जल्दी जल्दी से। तो हिस्टोरिकल,
ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या बोला, कुछ हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में किस किस का रोल एक रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, ये जो मैग्ना कार्टा था 1215 का, जिसको हम लोग बोले द बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स का आए थे 1688 के। उसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई इंडिपेंडेंस ऑफ 1776 की। इसी के साथ साथ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है, इन ये भी इसको क्या बताते हैं, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 फ्रांस के अंदर थे। इन सभी ने इसको क्या दिया है, एक कंट्रीब्यूट किया है इन ह्यूमन राइट्स को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात की हमने 1215 में जो मैग्ना कार्टा आए थे उनके बारे में, देन उसके बाद बिल ऑफ राइट्स की बात की, फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात, सॉरी यूएस डिक्लेरेशन की बात की 1776 में, और उसका राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1785 में। बोलते ये जो सेंचुरीज चली रही, इन्होंने बहुत सारी ग्रोथ देखी ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स को लेके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कांग्रेस थी वीना के 1815 में, उन्होंने प्रमोट किया था अबॉलिशमेंट ऑफ द स्लेव ट्रेड। तो वीना के अंदर क्या हुआ था, 1815 में इसको अबॉलिश किया गया था। ठीक है, इसका ब्रुसेल्स कन्वेंशन थी। तो नीदर नेवरदलेस इट वाज द एंड ऑफ द टू म्यूचुअल वर्ल्ड वॉर्स। तो जब क्या हुआ, जब दो वर्ल्ड वार हमें देखने को मिली, उसकी वजह से क्या हुआ, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो थे वो किस में आए, वजूद के अंदर आए। ठीक है, 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, अडॉप्ट किया 1948 में। ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो किसने अडॉप्ट किए थे। तो यूनिवर्सल जो यूडीएचआर जिसको आप बोलते हैं, इनको अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जनरल असेंबली, और ये कब किए गए थे, 1948 के अंदर जो है वो किए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। देन उसके बाद देखिए, बोलता है 1986 में, 1966 में क्या होता है, दो जो मेजर ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, 1966 में ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो इसको just, फिगर, ठीक है, तो क्या बोलता है मैंने, 1966 में दो मेजर ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। अब वो देखते हैं वो कौन से होते हैं। नंबर वन, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। पहली कौन सी थी, इंटरनेशनल कोविनेंट थी सिविल और पॉलिटिकल राइट को लेके, और दूसरी कौन सी थी, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सोशल, सॉरी, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो ये दो राइट थी, और इनकी फोर्स में कब आई थी, 1976 में, विच केम इनटू बोथ ऑफ विच। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बोथ ऑफ विच केम इनटू फोर्स। ठीक है, both of which came into force in 17 in 1976 में। ठीक है, तो ये कब आई थी, 1976 में ये क्या आई थी, वजूद के अंदर आई थी। ठीक है, होप आपको ये अंडरस्टैंड आएगा। तो फटाफट से इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इसमें से जो क्वेश्चंस बने वाले हैं वो ये है कि ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, जेंडर, सब चीज़ों को छोड़ के हम क्या करते हैं, हर एक इंसान को ये दिए जाते हैं। देन उसका बोलता है, इनको अडॉप्ट किया गया था यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो है वो किसके बाद बने थे, वर्ल्ड वार, जो दो वर्ल्ड वार देखी गई थी उनके बाद आए थे। यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली ने 1948 में इनको अडॉप्ट किया था। उसके बाद दो मेजर, ये जो यूडीएचआर था, इसके ये जो डॉक्यूमेंट बना था, ठीक है, ये किस दो फॉर्म्स थी इसकी। एक तो इसकी जो डॉक्यूमेंट था वो उसमें दो नाम के दो हेड दिए थे इसके। ठीक है, एक जो थे वो कौन से आते, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, दूसरे थे इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ठीक है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स से रखते हैं, दूसरी economic, social and cultural, and both of which they came into force in 1976। ठीक है, इसका बोलते हैं कार्ल वास्ट क्या होते हैं, एक डिस्टिंग्विश और वेल नोन ह्यूमन राइट्स स्कॉलर है जो इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया ऑफ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो क्या बोलते हैं कि किस तरीके से जनरेशन हुई है आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स की, वो क्या बोलते हैं कि इसमें क्या है समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है ह्यूमन राइट की वो क्या थी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट थी। सेकेंड जनरेशन क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। जबकि थर्ड जनरेशन क्या है, ह्यूमन जनरेशन ऑफ, एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर सॉलिडेटरी राइट्स। थर्ड जनरेशन क्या बोली है इन्होंने, सॉलिडेटरी राइट्स बोली है। ठीक है, तो ये सिंपल से याद रखने हैं कि जो कार्ल वास्क है
उन्होंने 3 जनरेशन की में इसको डिवाइड किया। फर्स्ट जनरेशन इन्होंने बोला है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को, जबकि सेकंड जनरेशन इन्होंने किसको बोला है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को बोला। देन उसके बाद होता है जो थर्ड जनरेशन है उसको उन्होंने क्या बोला है, थर्ड जनरेशन जो थी ह्यूमन राइट्स इन्होंने उसको बोला है सॉलिडेटरी राइट्स बोला है। ठीक है, क्या बोला है, सॉलिडेटरी राइट्स बोला। तो इन्होंने ये भी कहा था जो फर्स्ट जनरेशन जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इनिशियल फॉर्म किसके, नेचुरल राइट्स की। जबकि जब इंग्लिश रेवोल्यूशन देखने को मिली थी 17वीं सेंचुरी में, फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुई थी 18वीं सेंचुरी में। तो इसके बाद क्या था, राइट इज लिबर्टी आई। तो ईस्ट राइट्स में क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी जो थी वो सारी चीजें जो थी वो इसमें इंक्लूड की गई। की डॉक्यूमेंट जो अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को वो क्या है, आर्टिकल 3 से लेके 21 जो है यूडीएचआर के, वो वाले सारे इसको खुलते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम देखें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में ये क्या बोलते हैं कि जो सेकंड जनरेशन है उसमें क्या आते हैं, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है उसमें इंक्लूड होती है जो आर्टिकल 22 से लेके 27 के बीच में रहती है। देन उसका आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या है, थर्ड जनरेशन जो है उसमें क्या आता है, पोस्ट 1945 का इरा है। इसमें सॉलिडेटरी राइट्स आते हैं यानी कि वो सारे सिंपल, दिस इज फॉर द सिंपल रीजन दैट दीज राइट्स आर कंसर्न विद सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप्स के साथ और सोसाइटी के साथ जो है रिलेट करते हैं। इसमें जरा सा अलग अलग चीजें जो है दिख रही थी। इसके बाद कहते हैं जैसे बोलता है स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है ह्यूमन इन्वायरमेंट की, कब होती है 1972 में। और अर्थ समिट कब होती है 1992 में। ठीक है, 1972 में कौन सी होती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेके। ठीक है, और अर्थ समिट होती है 1992 को, और ये कहाँ पे होती है, राव जिनेरियो में होती है। ठीक है, ये क्या करती है, इनको एनालाइज करती है इन राइट्स को समझने में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको भी और भी बढ़ावा जो है वो देते हैं। राइट से हम बोलते हैं राइट टू प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सारी आती है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूडीएचआर। ठीक है, बोलता है 10 कब अडॉप्ट किए गए थे, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने इनको अडॉप्ट किया था। कहाँ पे किया था, पेरिस में किया था। पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में किया था। जबकि और 10 दिसंबर को ही क्या बनाया है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही से क्वेश्चन मिल जाता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन में फ्रेम करने को। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो आंसर इज 10 दिसंबर। ठीक है, तो कहाँ पे इनको अडॉप्ट किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था, यूडीएचआर ऑफ जैसे बोला था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन डैश। तो वो याद रखना 1948 10 दिसंबर का था। इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 30 आर्टिकल्स है। ठीक है, टोटल कितने आर्टिकल्स है इसमें, 30 आर्टिकल्स है। ठीक है, जो क्या बताते हैं इंडिविजुअल के राइट की बात करते हैं। तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप लिया गया था इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को वजूद में लाने के लिए। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो थे वो का फोर्थ में आए थे 1976 में, एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, मैं बोलता हूँ हालांकि डिक्लेरेशन जो थे वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन ये जो राइट्स थे ये बहुत सारी कंट्रीज में, कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल लॉज के अंदर जो थे वो इंक्लूड किए गए थे। हालांकि बोलते आफ्टर द फुल हॉरर ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर केम इनटू फोर्स, इट वाज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल राइट्स वाज रिक्वायर्ड सिंस द यूएन चार्टर वाज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। बोलता है इसको ऐसा क्यों देखा गया था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद ये देखा गया था कि इनको जो है वो लाना बड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यूएन चार्टर जो था वो सिर्फ काफ़ी नहीं था इन सारी चीज़ों के लिए। और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको क्या किया था, अपने अकॉर्डिंगली इनको क्या किया था, इसको प्रोविजंस को ऐड किया था। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज द ई रॉसबेल्ट। ठीक है, जिसका बोलते हैं इलेनोर रॉसबेल्ट। ये कौन थे, चेयरपर्सन थे किसके, यूडीएचआर ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, तो यूडीएचआर ने, जैसे आप बोलते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन है, तो बी आर अम्बेडकर है। वैसे ही यूडीएचआर के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, इलेनोर रूजवेल्ट है। ठीक है, ये जो कमेटी थी ये इनको 2 साल में 2 साल के लिए बनाया गया था। इसको मेट फॉर ओवर 2 ईयर्स के बाद इनको मिलना था। डिक्लेरेशन चीफ जो थे, ड्राफ्टर जो थे वो कौन थे, ड्राफ्टिंग जो इन्होंने की थी वो कौन थे,
जॉन पीटर्स हम्फ्री थे, कैनेडियन थे। इसका इतना नहीं आता, लेकिन रूजवेल्ट का नाम आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, कमेटी ने इसको बनाने का टास्क कब पूरा किया था? मई 1948 में इसको पूरा कर दिया था। इसके बाद ड्राफ्ट जो था उसको डिस्कस किया गया था जो ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर और जनरल असेंबली के अंदर, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो थी यूनाइटेड नेशन की, उन सब में। तो इसके बाद बहुत सारी चेंजेस करने बाद जो था दिसंबर 1948 में क्या हो गया था, ये वजूद में आ गया था, ठीक है। तो सबसे पहले अब फिर नेक्स्ट इसमें हमने याद कर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट की गई थी एज ए रेजोल्यूशन 217 बाय द असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948, जिसमें से 58 नेशंस जो थे, जो मेंबरशिप थी उनके पास यूनाइटेड नेशन की उस समय में, उसमें से 48 ने इसको वोट किया था, 8 जो थे वो चुप खामोश रहे थे और 2 ने क्या नहीं था, वोट ही नहीं किया था। तो इंडिया ने क्या किया था? इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ डिक्लेरेशन? तो यस, इंडिया ने इसको वोट किया था। देन उसका सोवियत ब्लॉक जो थे वो अब्सटेंट रहे थे, उनको यह लग रहा था कि डिक्लेरेशन जो है वो काफी नहीं है नाजिज्म फासिज्म को रोकने के लिए। सऊदी अरेबिया इस पर चुप रहा था क्योंकि उनको ये चैलेंज लग रहा था उनके रिलीजियस बिलीफ को लेके। साउथ अफ्रीका ने भी इसके बारे में कुछ नहीं लिया था क्योंकि वहाँ पे क्या थी, पॉलिसी ऑफ अपेर्थाइड जो थी वो वायलेट होती थी इन सारी चीज़ों को लेकर। नेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है मैंने आपको बता दिया कि हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, मार्क करता है जो अडॉप्शन है डिक्लेरेशन की उसकी तरह से। कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन जो है उसमें कितने आर्टिकल्स थे, इसको फटाफट से जो है ना वो जल्दी से इनको एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, ठीक है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है रखना है। 30 आर्टिकल्स हैं, प्रियम्बल है, बिल्कुल है। 1 से 2 जो है डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड के साथ डील करता है। 3 to 11 जो है राइट टू लाइफ, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, फंडामेंटल लीगैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसकी बात करता है। 12 से 17 तक की जो राइट है वो इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी, इनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसे राइट जो है उसमें इंक्लूड की गया। 18 से 21 में क्या होता है, पॉलिटिकल, पब्लिक, स्पिरिचुअल फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ थॉट, ओपिनियन वगैरह जो है वो किसमें डाले गए हैं, 18 से 21 के बीच में डाले गए। 22 और 27 जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स की बात करता है, हेल्थ केयर की बात करता है। जब क्या है 28 से 30 वाले जो है ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से इन राइट्स को यूज किया जाता है, वेज ऑफ यूजिंग दी राइट, और किन एरियाज में इन राइट्स को यूज किया जाता है और कहाँ पे इनको जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो दीज आर द 30 राइट्स दैट आर गिवन। अब टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या बोला था? फर्स्ट वन, अगर हम टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स देखें उसके बाद हमने क्या बोला था कि हमारे पास क्या है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है। कौन सा राइट है हमारे पास? सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है। इस राइट्स में क्या आता है, पॉलिटिकल पोजेशन जैसे मैंने बोला था, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, ये सारे के सारे क्या है, राइट टू वोट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सिविल राइट होते हैं। राइट टू वोट क्या है, हमारा पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। राइट टू फ्री ट्रेड, ये भी हमारा सिविल राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन उसके बाद हम बोलते हैं इकोनॉमिक राइट्स, किसकी बात करते हैं हम, इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं। इकोनॉमिक राइट्स में क्या आता है, राइट टू वर्क हो गया, जैसे राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल जो कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, राइट टू लाइफ के अंदर आती है। जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क्स होनी चाहिए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। तो ये सारे इंक्लूड, जिसमें एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें। और राइट टू एजुकेशन भी जो है वो किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक राइट के अंदर आता है। देन उसके बाद बोलते हैं हम सोशल राइट। सोशल राइट्स कौन से होते हैं, वो राइट्स जो हमें समाज में रहने की पावर देते हैं, ठीक है। असेस करना है किसको, एसेंशियल सर्विसेज और रिसोर्सेज का नेसेसरी फॉर डिग्निटी, डिग्नाइड लाइफ। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइट टू हेल्थ आ जाएगा, जैसे हेल्थ केयर आ जाएगा। फिर देन उसके बाद राइट टू एजुकेशन आता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हाउसिंग को लेके आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन को लेके आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। देन द नेक्स्ट जो है वो कौन से है, कल्चरल राइट्स है। कौन से राइट्स हमारे पास, कल्चरल राइट्स है। कल्चरल राइट्स जो रिलेट करता है प्रिजर्वेशन और एक्सप्रेशन जो होते हैं वंस कल्चर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये सारे इसमें आते हैं। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल राइट्स भी आते हैं। इन्वायरमेंटल राइट्स कौन से होते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, कि अगर आपको ह्यूमन को लिए क्या चाहिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी चाहिए। जैसे किसमें क्या बात की जाती है, क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की जाती है। असेस इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन की बात की जाती है। देन उसके बाद होता है राइट टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करने की बात की जाती है इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कोई भी डिसीजन लेने हो इन्वायरमेंट को लेके, उसके अंदर भी आपको क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। देन देखो कलेक्टिव राइट्स होते हैं। कलेक्टिव राइट्स क्या कर बताते हैं हमें, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि इंडिजीनियस पीपल्स हो गए, जैसे कोई माइनॉरिटीज की बात करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात करते हैं, ठीक है।
चाहे कोई एक अकेला बंदा है, चाहे कोई कम्युनिटी है पूरी पूरी, तो कलेक्टिव राइट्स की में बात होती है, ठीक है। दीज राइट्स जो है इसमें क्या होता है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात इनमें आती है, राइट टू लैंड एंड रिसोर्सेज की, मेंटेन डेवलपमेंट वंस ओन कल्चर एंड कम्युनिटी, तो ये कौन से राइट्स आते हैं हमारे इन्वायरमेंट के बाद, कौन से पढ़े थे हमने, कलेक्टिव राइट्स पढ़े थे, ठीक है। देन उसके होता है सॉलिडेटरी राइट्स। सॉलिडेटरी राइट्स कौन से होते हैं, जो राइट्स इंपॉर्टेंस डालते हैं किस पे, देख कॉपरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट को लेकर, ठीक है ना। जैसे होता है राइट टू डेवलपमेंट, तो हर एक कंट्री क्या करती है डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके जो अपनाती है, राइट टू पीस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, राइट टू ह्यूमैनिटेरियन एसिस्टेंस, ठीक है, अगर किसी को जरूरत के वक्त किसी को क्या करना, इंसानियत की तरह से, इंसानों की तरह से हेल्प करना एक दूसरे की, तो ये सारे राइट्स क्या है, सॉलिडेटरी राइट्स है, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं ये सारी क्या है, इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है और कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती है, ये देखने के लिए डिग्निटी और इक्वालिटी क्या है, वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, ठीक है। इसका हमने ओवरव्यू भी देख लिया है, ठीक है। एज एवोल्यूशन अगर पूरा देखें, ये हम देख सकते हैं एवोल्यूशन कहाँ से शुरू होता है, ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं एडिशन सिविलाइजेशन से, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, एडिशन सिविलाइजेशन की, ठीक है। एडिशन में क्या होता था, जैसे कंसेप्ट थे जस्टिस, फेयरनेस, इंडिविजुअल डिग्निटी को लेके, ये हमने कहाँ से लाए हैं, मेसोपोटामिया हो गया, जैसे इजिप्ट हो गया, देन उसके बाद ग्रीस हो गया, रोम हो गया, इन सारी चीज़ों से अर्ली सोसाइटी कंसेप्ट लाए हैं, ठीक है। बाद में ये ह्यूमन, उसका मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो मेडिवल पीरियड में मैग्ना कार्टा आ गया था, बिल ऑफ राइट्स आ गया था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसको थोड़ा फास्ट निकाल चलेंगे। थर्ड आता है एनलाइटनमेंट। एनलाइटमेंट कब हुई थी, जब 17th और 18th सेंचुरी थी, ठीक है। जब क्या हुआ था, इक्वालिटी और लिबर्टी, इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे कंसेप्ट जो थे वो आ रहे थे, थिंकर्स जो थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, रूसो, लॉकी, जैक्वेस, वोल्टायर के द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिली थी, हमें बिल्कुल देखने को मिली थी, ठीक है। और अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, एंड 1796 में फ्रेंच डिक्लेरेशन जो थी, मैन, आपने पढ़ा ना ऊपर, राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, तो ये कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे, तो ये इन्होंने भी क्या बनाया था, इसका एवोल्यूशन में हेल्प की थी। फिर उसके बाद 19th और 20th सेंचुरी की बात करें, तो यहाँ पे क्या था, अचीवमेंट्स देखी गई थी, प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी ह्यूमन राइट्स को। मूवमेंट्स जो थी जैसे कि अबॉलिशनिज्म, वुमेन सफरेजेस, जैसे ये सारी चीजें जो थी वो उस टाइम पे चल रही थी। देन उसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड वार, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा, वर्ल्ड वॉर्स एंड हॉलोकॉस्ट। वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जो अरिस्टोक्रेटिस जो होती है वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड की, उसकी वजह से क्या होता है, हॉलोकॉस्ट को इंक्लूड करके यूनिवर्सल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फॉर्म होता है ना, तो यूनाइटेड नेशन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद फॉर्म होता है, दैट इज 1945। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम पीरियड कितना था और वर्ल्ड वार सेकंड का टाइम पीरियड कितना था, ठीक है। तो जो यूनाइटेड नेशन का एक मकसद किस लिए था, क्यों बनाया गया था, कि एक तो ग्लोबली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और क्या करना, प्रमोट करना पीस को, ठीक है। तो इस मकसद से यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है यूडीएचआर, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। देन क्या आता है पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड इरा, तो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड इरा यानी कि वर्ल्ड वार के बाद का जो टाइम था उसमें कैसे देखने को मिला, जिसमें प्लोरिफिकेशन देखने को मिली, ट्रिटीज हुई, कन्वेंशन को साइन किया गया, इंस्टीट्यूशंस बने जिसमें प्रमोट किया जा रहा था और प्रोटेक्ट किया जाता है इन राइट्स को। देन होता है कंटेम्प्रेरी चैलेंज, जो आज के टाइम में जो चैलेंजेस थे वो क्या थे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन थी, ठीक है, इनइक्वालिटीज थी, आर्म कन्फ्लिक्ट्स थे, अथॉरिटेरियनिज्म था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारे क्या थे, थ्रेट से प्राइवेसी को लेके, ठीक है। इसी तरह से जो ह्यूमैनिटी थी, ऑनगोइंग स्ट्रगल थी, ये सारी चीजें जो थी वो चलती रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप यू कैन लाइक दिस टॉपिक, कीप वॉचिंग द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।